तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे हम बात कर रहे थे। जैसे कि मैंने एक पहले वीडियो भी डाली है जिसमें एंग्लो सैक्सन पीरियड के बारे में मैंने तफसीलन बात की है। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर, जिसे हम मिडल इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे। ये वो लिटरेचर है जिसका दुरानिया 1066 से 1350 ईस्वी तक हिस्टोरियन हमें बताते हैं। इसके बारे में बात करने से पहले इसके बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बैकग्राउंड में नंबर 1 पर आता है एंग्लो सैक्सन का बैकग्राउंड। एंग्लो सैक्सन के बारे में हम बता चुके हैं कि वो 2 ट्राइब्स थे, एंग्लो और सैक्सन, जो कि आगे इंग्लैंड पर काबज़ हुए और उन्होंने इंग्लैंड पर मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया। और बाद में वो इधर आते गए और यहाँ पे क्रिश्चियनिटी के मज़हब को उन्होंने कबूल कर लिया। इसके बारे में मैंने तफसीलन एक वीडियो बना रखी है, जो आके आप उधर जाके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, आप देख सकते हैं। और एंग्लो सैक्सन के बाद नॉर्मन्स का आते हैं। नॉर्मन ने जब इंग्लैंड पर आकर कब्ज़ा किया और यहाँ पर नॉर्मन्स की एक नई नस्ल थी, उसकी बुनियाद रखी और एक नए लिटरेचर की नए ज़ुबान की बुनियाद रखी। इसके बारे में जानने से पहले हमें नॉर्मन्स की बैक हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा जो कंसेप्ट है नॉर्मन्स के बारे में वो क्लियर हो जाए। नॉर्मन, जो कि एक्चुअली नॉर्मंडी नामी एक इलाके के बाशी थे, वहाँ के रहने वाले थे। नॉर्मंडी जो है वो नॉर्थर फ्रांस का एक इलाका है जहाँ पे नॉर्मन एक्चुअली रहते थे। इस वक्त जो नॉर्मंडी के किंग थे, इसका नाम था विलियम द कॉन्करर। विलियम द कॉन्करर ने नॉर्मंडी से निकलकर अपना एक फ्लीट बनाया, अपना एक बहरी बेड़ा तैयार किया, जिसमें अपने सिपाहियों को बिठाकर 1066 में इंग्लैंड पर हमला किया और यहाँ पर एक जंग लड़ी जिसे बैटल ऑफ हेस्टिंग का नाम दिया जाता है। जब नॉर्मन किंग्स ने इंग्लैंड पर अटैक किया तो इस वक्त एंग्लो सैक्सन के जो किंग थे उनका नाम किंग हैरल्ड था। ये जो किंग थे ये भी बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में मारे गए और जो एंग्लो सैक्सन लैंड था इस पर नॉर्मन ने बाकायदा तौर पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद नॉर्मन किंग थे विलियम द कॉन्करर, वो अपना एक जनरल बनाकर एज ए रूलर इंग्लैंड में छोड़कर वापस चले गए। अब हम एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर के बारे में बात करते हैं। एंग्लो नॉर्मन वो लैंग्वेज है जो कि नॉर्मन्स और एंग्लो सैक्सन की लैंग्वेज के आपस में मिलने से एक नई लैंग्वेज बन गई। इससे पीछे हम अगर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जब नॉर्मन्स ने आकर इंग्लैंड पर कब्ज़ा किया तो उस वक्त 2 लैंग्वेज बोली जाती थी। एक फ्रेंच लैंग्वेज है जिसे नॉर्मन जो कि नॉर्मन की लैंग्वेज थी। नॉर्मन जब वो रूलर थे तो वो बोलते थे, उसे दफ्तर में और कोर्ट्स वगैरह में बोला जाता था। और दूसरी एंग्लो सैक्सन लोग की लैंग्वेज थी, जिससे निचले तबके के लोग यानी कि वहाँ की अवाम राया वगैरह बोलते थे। इसे मिडल इंग्लिश का नाम भी दिया जाता है। जब विलियम द कॉन्करर वापस चला गया अपने इलाके नॉर्मंडी में, तो वहाँ के करीबी जो कबाइल थे वो फ्रेंच थे, तो उन्होंने नॉर्मंडी पर अटैक किया और विलियम द कॉन्करर से नॉर्मंडी को ले लिया। तो जब नॉर्मन वहाँ से दरबदर हुए तो उन्होंने ये समझ लिया कि अब वो इंग्लैंड ही उनका इलाका है, तो इंग्लैंड को उन्होंने एज ए कंट्री मान लिया और वो इंग्लैंड में रहने लगे। और फिर उन्होंने एंग्लो सैक्सन की जो लैंग्वेज थी उसको सीखना स्टार्ट कर दिया और तब एंग्लो सैक्सन जो लैंग्वेज थी वो कोर्ट्स वगैरह में और रूरल एरिया में बोली जाने लगी और इसे मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। और यही वो पॉइंट है जहाँ से इंग्लिश लिटरेचर का बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ। एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर यानी कि एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज जब एक नई ज़ुबान बनी तो उस दौर में एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर में बहुत ही अजीम राइटर पैदा हुए जिन्होंने अपने दौर में बहुत इम्पोर्टेंट वर्क किया। उनमें विलियम वडिंगटन हैं, निकोलस बोजोन हैं, जॉर्डन फॉन्टोसोम हैं, जॉन गोर हैं और सबसे इम्पोर्टेंट जिसे फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है सर जॉफरी चौसर हैं, जिन्होंने आकर
एक इम्पोर्टेंट वर्क किया है जिसे कंट्रोवर्शियल के नाम से याद किया जाता है। एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर में कौन कौन से टाइप के, कौन कौन से जॉनरा के लिटरेचर जो थे लिखे गए, अब हम देखेंगे इधर। सबसे पहले एपिक एंड रोमांस है, फिर फैबुलस एंड रिलीजियस टेल्स है, हिस्ट्री है, डेडिकेटिक लिटरेचर है, हायोग्राफी लिटरेचर है, लिरिक्स पोइट्री है, स्टायर है, ड्रामा है। अब इसके बारे में हम तफसीलन बात करेंगे। अब हम देखेंगे कि ये हैं क्या, ये किस टाइप की चीज़ हैं और इस नस्ल ने यानी एंग्लो सैक्सन ने इस पर ज़्यादा काम किया या एंग्लो नॉर्मन ने पे ज़्यादा काम किया और इनकी अहमियत क्या है, अब हम देखेंगे। सबसे पहले एपिक है। एपिक जो है वो एक लॉन्ग पोइम होती हैं, नैरेटिव पोइम होती हैं, जो कि इंसिएंट ओरल ट्रेडिशन यानी कि उनकी सुनी सुनाई कहानियाँ होती हैं, उनको लेकर स्टोरीज़ लिखी जाती थी। और ये जो उनके बड़े बड़े हीरो थे, उनके किंग्स थे और गॉड्स थे, उनके जो लेजेंडरी इंसान थे और उनके गॉड्स और किंग्स थे, उन्होंने जो जंगें लड़ी, जो अपनी कौम के लिए किया, वो सब एक लंबी पोइम की शक्ल में लिखा जाता था और जो नए लोग थे उनको बताया जाता था। एपिक जो पोइम्स थी वो प्रीस क्रिश्चियन सेंट्स जे या उनके नॉर्मन हीरोज़ थे उनके लिए लिखी जाती थी। इसके बाद रोमांसेस हैं। रोमांस जो ये है, ये एक ऐसा लिटरेरी जॉनरा है, एक ऐसी टाइप है कि पोइट्री या लिटरेचर की राइटिंग है जो कि लव के बारे में है, जज्बात के बारे में एक आइडियलाइज्ड वे में पेश करती है। रोमांस पर ज़्यादातर रोमन राइटर जो थे उन्होंने काम किया। उसके बाद जब एंग्लो नॉर्मन बने और एक नई लैंग्वेज बनी तो इसमें रोमांस पर भी लिखा गया। उसके बाद फेबल्स है। ये एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी है जो कि सुपर नेचुरल कैरेक्टर यानी कि गॉड्स वगैरह के बारे में होती है, या कि जो एनिमल्स होते हैं उनको ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दी जाती हैं। उसके बाद इसकी जो मिथ होती है यानी कि इसमें ग्रीक स्टोरीज़ को बयान किया जाता है और लेजेंड्स यानी कि गॉड्स वगैरह और सुपर हीरो जो होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। लेकिन इसके एंड में एक इखलाकी सबक यानी कि मॉरल लेसन दिया जाता है जो कि पढ़ने वाले को एक सबक दे रहे होते हैं ज़िंदगी के बारे में। उसके बाद ये एंग्लो सैक्सन के जो राइटर्स थे उसके दौर में ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ और बहुत ज़्यादा लिखा जाने लगा एंग्लो नॉर्मन के दौर में। और इसमें एक कॉमन चीज़ ये थी कि ये पढ़ने वाले को एक इखलाकियात का सबक दे रहे थे। और फेबल्स इन्होंने क्यों लिखना स्टार्ट किया एंग्लो सैक्सन के लोगों ने, क्योंकि जब नॉर्मन विक्ट्री हुई ना इंग्लैंड पे 1046 में, तो वहाँ पे जो लोग थे नॉर्मन उन्होंने आके कब्ज़ा किया और तब दफ्तरी ज़ुबान जो थी ना वो फ्रेंच उनकी तो नॉर्मन थी और वो नॉर्मन बोलते थे। तो किंग्स वगैरह पे और कोर्ट्स वगैरह पे नॉर्मन ही बोली जाती थी, तो एंग्लो सैक्सन की ज़ुबान को ज़्यादा फोकस नहीं जाती थी। तब इन्होंने जो एंग्लो सैक्सन के लोग थे इन्होंने सिवाय फेबल्स के इनके पास कोई और सहारा ना था, तो इन्होंने ये मजहबी बातें जो हैं रिलीजियस टेल्स इनका सहारा लिया और ये पोइम्स लिखना स्टार्ट की और इनमें इखलाकियात का दर्स देने लगे। बाद रिलीजियस टेल्स है। रिलीजियस टेल्स में जो स्टोरीज़ हैं वो बेसिकली बाइबल में से और तौरात में से कुछ स्टोरीज़ लेके उनमें से कुछ एडिटिंग करके लोग कुछ स्टोरीज़ लिखेंगी जिसका मकसद इखलाकियात का दर्स देना था, ताकि लोगों को इखलाकी तौर पर सबक दिया जा सके कि किस तरह लोगों से बिहेव करना है। उसके बाद एंग्लो सैक्सन के राइटर्स थे और एंग्लो नॉर्मन के जो राइटर थे उन्होंने भी रिलीजियस टेल्स लिखी और तौरात और बाइबल दोनों का सहारा लिया, ताकि लोगों का मॉरल इखलाकी तौर पर बुलंद किया जा सके और उनको मज़हब की तरफ, क्रिश्चियनिटी की तरफ लाया जा सके। उसके बाद हिस्ट्री है, यानी इस हिस्ट्री की दो टाइप्स हैं, रिलीजियस हिस्ट्री है, नेशनल हिस्ट्री है। रिलीजियस हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ सेंट्स एंड प्रीस्ट है, यानी कि वो लोग जिन्होंने मज़हब के लिए काम किया, मज़हब की राह में जान दी, उन लोगों के बारे में है। तो इस पे ज़्यादातर ये एंग्लो सैक्सन जो थे के राइटर थे उन्होंने इस पे लिखा और इस पे ज़्यादातर काम एंग्लो नॉर्मन एरा में हुआ। इसके बाद नेशनल हिस्ट्री लिखी गई। यह नेशनल हिस्ट्री दो तरह की लिखी गई, मतलब कि
हिस्ट्री ऑफ प्री एंड पोस्ट एंग्लो सैक्सन एरा, यानी कि एंग्लो सैक्सन एरा से पहले जो कौम आबाद थी उसके बारे में लिखा गया कि उनकी क्या सकाफत थी, उनका रहन सहन कैसा था और वो क्या खाते पीते थे। और उसके बाद एंग्लो सैक्सन के बाद यानी कि नॉर्मन जो थे उनके बारे में लिखा जाने लगा। और इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ वेरियस नेशन, यानी कि ना जो कौमें वहाँ पे बात थी इंग्लैंड में, नॉर्मन और एंग्लो सैक्सन के अलावा भी कुछ कौमें बात थी ना, उनके बारे में भी ज़्यादा लिखा जाने लगा। और एंग्लो नॉर्मन यानी नॉर्मन और एंग्लो सैक्सन के आपस में मिलने से जो एक नई कौम वजूद में आई उसके बारे में भी लिखा जाने लगा। तो हिस्ट्री को दोनों राइटरों ने, दोनों तरफ के राइटरों ने, यानी एंग्लो सैक्सन के भी राइटरों ने और नॉर्मन राइटरों ने भी मिलकर लिखा था। इसके बाद डाइडेक्टिक लिटरेचर है। ये एक ऐसा लिटरेरी जॉनरा है जो हमें इखलाकियात के बारे में बताता है, इखलाकियात को डिस्कस करता है। ये जॉनरा हमें मज़हब के बारे में बताता है, फ़िलासफ़ी के बारे में बताता है, हिस्ट्री के बारे में बताता है और सियासत के बारे में बताता है कि किस तरह वो लोग सियासत करते थे। इसको शुरू में जो एंग्लो सैक्सन के जो राइटर थे उन्होंने लिखा, लेकिन जब नॉर्मंडी में विलियम द कंकरर जो थे उनसे नॉर्मंडी छिन गया और उन्होंने इंग्लैंड को ही अपना कंट्री मान लिया, तो वो इधर आए इंग्लैंड में और उन्होंने भी इस पर वर्क स्टार्ट, उन्होंने भी मज़हब पर और इखलाक पर लोगों को दर्स देना स्टार्ट कर। के बाद नेक्स्ट जो है वो है हिजियोग्राफ़ी। हिजियोग्राफ़ी में हम जो सेंट्स हैं, जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उनकी ज़िंदगियों को डिस्कस किया गया है कि कैसे उन्होंने दीन की खातर, मज़हब की खातर अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी, किस मुश्किलात का सामना किया और दीन की खातर अपनी जानें कुर्बान की। नेक्स्ट जो इस चीज़ में बताया जाता है वो उनके मिरेकल ऑफ सेंट्स हैं, यानी कि उनके मोजज़ात हैं और उनके मुश्किलात हैं जो उन्होंने दीन की खातर बर्दाश्त किए और अपनी ज़िंदगी को दुश्वार बनाया। और हिजियोग्राफ़ी का जो एक्चुअल मतलब होता है वो ये है कि जो मजहबी शख्सियात हैं, जो कि स्पिरिचुअल लीडर हैं, उनकी जो ज़िंदगी है वो लोगों के सामने पेश की जाए, लोगों को दीन की तरफ बुलाया जाए और इसका मकसद जो है वो दीन की तबलीग था। इसमें एंग्लो सैक्सन के जो राइटर थे, जब एंग्लो नॉर्मन की विक्ट्री हुई तो उनको साइड पे कर दिया गया था, तो उन्होंने अपनी पहचान को, अपने मयार को वापस यानी कायम रखने के लिए हिजियोग्राफ़ी लिखी और मज़हब पे लिखा। और उस दौर के यानी एंग्लो सैक्सन के जो सेंट्स थे, उनकी मजहबी शख्सियात थी, उनके बारे में लिखा, उनके दीन के बारे में लिखा इन द फॉर्म ऑफ हिजियोग्राफ़ी। उसके बाद लिरिक पोइट्री है, अ फॉर्म ऑफ पोइट्री विच एक्सप्रेस पर्सनल इमोशन ऑफ फीलिंग्स ऑफ पोइट, यानी कि जिसमें एक बंदा अपनी पर्सनल फीलिंग्स का इजहार करता है सब बाकियों से। तो इस पोइट्री में जो थी ना, जो राइटर है वो अपनी फीलिंग्स जो हैं, अपनी ज़ाती फीलिंग्स वो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में शो करता है। ये जॉनरा जो है, ये जो मॉडर्न इंग्लिश जो क्रिएट हुई थी उसमें ज़्यादातर इस्तेमाल हुआ। ये उससे पहले भी मौजूद थी फ्रेंच में, लैटिन में, लेकिन ज़्यादातर मॉडर्न इंग्लिश में बोली जाती थी। नेक्स्ट जो है वो है स्टायर। इसमें मिज़ाह यानी कि लोगों का मजाक उड़ाना, आयरनी, एग्जैजुरेशन, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बयान करना। के बाद रेडिक्यूल है, और ये सारे इसलिए हैं कि लोगों की जो स्टूपिडिटी है, लोगों की बुराइयां हैं, उनका मजाक उड़ाना है, मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नॉर्मन एरा में जो नॉर्मन राइटर थे उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन जो थे उनका मजाक उड़ाने के लिए स्टायर लिखना स्टार्ट किया था। एक्चुअली नॉर्मन ही वो लोग हैं जिन्होंने अपने एरा में स्टायर को इंट्रोड्यूस करवाया। और मॉडर्न इंग्लिश में जिस तरह बाकी जॉनरा भी अपनी पीक को पहुँचे, इस तरह स्टायर भी इम्प्रूव हुआ और अपनी पीक को पहुँचा। नेक्स्ट इसमें और जो लास्ट है वो इसमें ड्रामा है। एंग्लो सैक्सन ने ड्रामे को एक एज अ मीडियम के तौर पर पेश किया, जिसमें सेंट्स जो थे यानी कि उनके मज़हब के जो लोग थे और मज़हब की जो पर्सनैलिटीज़ थी, उन्होंने मज़हब के लिए जो कुर्बानियाँ दी तो उनको एक एज ए ड्रामे के तौर पर, ड्रामे की शक्ल में लोगों के सामने पेश किया जाता था। और इस पर एंग्लो नॉर्मन के दौर में एंग्लो सैक्सन की तरफ से ज़्यादा काम हुआ, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जब नॉर्मन विक्ट्री हुई थी तो इन्होंने एंग्लो सैक्सन को एक तरफ बिल्कुल साइड पे कर दिया था, तो अपना एक पहचान, अपना मुकाम
कायम रखने के लिए उन्होंने फिर मज़हब की सूरत में ड्रामे पर काम किया और अपनी पहचान बरकरार रखी। जो एंग्लो नॉर्मन हैं उन्होंने भी ड्रामे को मॉडर्न इंग्लिश में पेश किया, लेकिन इसका ज़्यादातर इस्तेमाल रिलीजियस ही रखा गया। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस लेक्चर को पूरा एंड तक सुना और इसके साथ जुड़े रहे, और इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।